बीजेपी को ऐसा लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, ना झुका सकता, ना अपनी बात मनवा सकता। यहां तक कि लगातार आ रहे चुनावी नतीजों ने भी विपक्ष और आम जनता दोनों को हताश कर दिया था। इन दोनों को लगने लगा था कि बीजेपी ने राजनीतिक दबदबे को कायम रखने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। और इसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो चुनाव के दौरान धार्मिक बंटवारा करके बहुसंख्यकों के वोटों को एकजुट करना, यानी जो धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी की तरफ से किया जाता था उसका फायदा बीजेपी को जिस तरह मिलता था वो, और दूसरा चुनाव के बाद विपक्षी खेमे को तोड़ना या कमजोर करना शामिल था, जिस तरह से कई राज्यों में देखा गया। जैसे बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आई है तो वहां पर विपक्षी खेमे यानी जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको तोड़ना, उनके विधायकों को अपने साथ हाथ मिलाना और उसके बाद वहां की सत्ता में आकर बैठ जाना, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इन सब के अलावा जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगाता है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है, और पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें ये आरोप और ज्यादा गहरे होते गए हैं। खासकर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तो खुलकर ये कहा जाता है कि एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव आयोग की तरफ से करवाई जा रही है। खासकर चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान खुलकर आरोप लगे हैं। ये आरोप चल ही रहे हैं और रही बसी कसर ईडी सीबीआई से पूरी हो जाती है। अगर बीजेपी सरकार की कोई आलोचना करता है तो ईडी सीबीआई को उसका घर दिखा दिया जाता है। देश में बीजेपी की मनमानी चरम पर चल रही थी, लेकिन फिर अचानक शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन, जिसने हालात बदल दिए और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार को तो दूर, विपक्ष और खुद सीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। किसी को नहीं लग रहा था कि सालों से अपने अंदर गुस्से को दबाए बैठे युवा इस कदर भड़क उठेंगे। युवाओं के आंदोलन को आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि युवाओं का ये गुस्सा कितने समय तक कायम रहेगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बीजेपी का पहले वाला अजय आत्मविश्वास अब बेचैनी में बदलता दिख रहा है। यानी जिस बीजेपी को ये लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, उससे कुर्सी कोई नहीं ले सकता, उस बीजेपी में अब बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी में बढ़ती बेचैनी का ही नतीजा है कि अब पीएम मोदी लगातार छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अपने मंत्रियों के जरिए उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई। जब उससे भी काम नहीं चला तो खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये बताया कि वो इस मुद्दे पर कितने गंभीर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान तक कर दिया। इससे भी काम नहीं चला तो 12:30 बजे रात को आकर पीएम मोदी ने एक रील बनाई और उसे पोस्ट किया और छात्रों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इससे भी जब काम नहीं चला तो आखिरकार पीएम मोदी को अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना ही पड़ा, और इसके बाद अब पीएम मोदी ये समझ चुके हैं कि देश का युवा कुछ भी कर सकता है। इसी का नतीजा है कि अब पीएम मोदी जो मन की बात किया करते थे अब वो मन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने छात्रों के साथ बाकायदा संवाद किया। यानी अब छात्रों की बात सुनने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। यानी युवाओं ने बीजेपी सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो जेनजी का आंदोलन हुआ, उन प्रदर्शनकारियों की तरह छात्रों के संसद या दूसरी सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की आशंका को देखते हुए ही सरकार डरी हुई है। सरकार ने सेंट्रल नई दिल्ली के बड़े इलाकों में मेट्रो स्टेशन और गाड़ियों की एंट्री तक बंद कर दी थी। अगर पाबंदियां ना होती तो ना जाने कितने प्रदर्शनकारी जमा हो जाते, ये तय माना जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का अनुमान है कि यह संख्या 1 लाख तक हो सकती थी। हालांकि ये दावे भी कम है, बताया जा रहा है कि इससे कई ज्यादा संख्या में छात्र मौजूद थे। आंदोलन की गूंज राजधानी से बाहर भी कई शहरों तक पहुंच गई। हर राज्य से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो साउथ के ही राज्य क्यों ना हो, हर जगह से युवा आए और दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रहे। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि आखिर कैसे सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक आंदोलन सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। जो कोई नहीं कर पाया वो युवाओं के इस आंदोलन ने आखिर कैसे कर दिखाया। क्यों इस आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर सकी मोदी सरकार।
ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकती थी वो सरकार पहली बार झुकी है। जिस सरकार में मंत्री ये कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में पहला इस्तीफा हुआ। तो ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है और इसी को लेकर जानकारों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से आयोजित आंदोलन नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं के बीच अपने आप फैला गुस्सा था। सालों से पनप रहे गुस्से को एक चिंगारी मिली जो आंदोलन में तब्दील हो गई। इसीलिए इसे नियंत्रित करना भी सरकार के लिए आसान नहीं रहा और जब छात्र अपनी मांग पर अड़ गए, सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो सरकार को तुरंत घुटने टेकने पड़े। तो क्यों बैकफुट पर आई सरकार? अब इस सवाल पर बात करें। आंदोलन को कमजोर करने के लिए आलोचकों ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, राष्ट्र विरोधी या अर्बन नक्सल बताने जैसी पुरानी रणनीतियां अपनाई। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जुड़े लाखों स्वतंत्र युवाओं के आंदोलन पर ऐसे आरोपों का असर सीमित हो गया क्योंकि ये सोशल मीडिया के जरिए उमड़ी भीड़ थी। अपनी मर्जी से काम करने वाले लाखों लोगों को ऐसे लेबल लगाकर बदनाम नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आंदोलन को खत्म या कमजोर करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे रिश्वत दी जाए और आंदोलन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाए। ऐसा कोई नहीं मिला जिसे पाला बदलने के लिए मनाया जा सके, किस पर छापा मारा जाए या किसे गिरफ्तार किया जाए, यानी ईडी सीबीआई के सहारे किसे डराया जाए। इन सवालों का जवाब नहीं है क्योंकि यह आंदोलन किसी एक नेता और संगठन के नियंत्रण में नहीं था। इसीलिए कोई भी चाल, कोई भी साजिश छात्रों पर काम नहीं आई और इसीलिए सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश आखिरी समय तक की। 23 जुलाई को जब गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया था तो उन्होंने वांगचुक के साथ समझौता भी किया था। इसे प्रदर्शनकारियों की सभी मांग मान ली गई थी, सिर्फ एक मांग नहीं मानी गई थी और वो थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। समझौते में प्रधान के इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन वांगचुक की अपील का जंतर मंतर पर कोई असर नहीं दिखा। छात्रों ने साफ कह दिया कि प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर सरकार नहीं झुकी तो फिर ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। यानी जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था वो छात्रों का आंदोलन था, ना वांगचुक के हाथ में रहा था और ना ही सीजेपी के हाथ में था, क्योंकि ये आंदोलन खुद छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे। मांग साफ थी, प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं तो मोदी सरकार जाएगी। और सरकार तक जैसे ही ये मैसेज पहुंचा कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा, वैसे ही प्रधान का इस्तीफा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी समर्थित कुछ सोशल मीडिया हैंडल से कोशिश की गई थी कि इस आंदोलन में धार्मिक विभाजन कराया जाए। आंदोलन को बहुसंख्यक विरोधी ठहराने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश भी फेल हो गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2014 के बाद से ध्रुवीकरण बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक मजबूत आधार रहा है। इसी के जरिए पार्टी ने कई राज्यों में सफलता हासिल की है। पंजाब में भी बीजेपी लंबे समय से अकाली दल की सहयोगी रही है, लेकिन अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 38.5% है। पार्टी का आकलन है कि वो हिंदू वोटों को 3/4 हिस्सा और कुछ सिख डेरों का समर्थन हासिल कर सकती है। और अगर बाकी वोट अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अमृतपाल सिंह जैसे उग्रवादी तत्वों के बीच 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं तो बीजेपी की जीत की संभावना अच्छी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या जैसे भावनात्मक मुद्दों को चुनावी लाभ में बदलने की उम्मीद थी, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन ने अचानक राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल दी। अब सार्वजनिक बहस धार्मिक पहचान पर नहीं बल्कि शासन, रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता पर केंद्रित हो गई है। इस आंदोलन की शुरुआत सीजेआई की उस टिप्पणी से हुई जिसमें कुछ छात्रों को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये चिंगारी सिर्फ परीक्षा पेपर लीक तक सीमित नहीं रही है। इसने युवाओं की उन तमाम चिंताओं को उजागर कर दिया है जिसमें रोजगार, शिक्षा, परीक्षाओं की विश्वसनीयता, जवाबदेही और भविष्य की असुरक्षा भी शामिल थी। जानकारों का मानना है कि इस प्रदर्शन में युवा और छात्र किसी राजनीतिक पार्टी के बुलावे पर नहीं आए थे, बल्कि खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए। ये सामूहिक आंदोलन बन गया था और देश भर में फैल रहा था। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और 2-3 दिन पहले ही ये साफ हो गया था कि सरकार के पास कोई विकल्प है ही नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।